सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसकी जो साइंस है, और साइंस में भी जो आपकी बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को आज से अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी सिलेबस, इस टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था। सिलेबस का लिंक है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में, तो एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस था इसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक तो आपके बॉटनी वाला था, एक आपकी जूलॉजी वाला था। दो पार्ट्स में थी आपकी बायोलॉजी। तो सबसे पहले अपन जो अपनी जूलॉजी वाला सेक्शन है इसको अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मतलब सबसे पहले अपन जूलॉजी वाला है इसको देखेंगे, उसके बाद में जैसे ही जूलॉजी अपनी कंप्लीट हो जाती है अपन बॉटनी को कवर कर लेंगे। तो कंप्लीट जो आपका लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है आपके बायोलॉजी का, ये अपन आज से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और जूलॉजी के अंदर भी सबसे पहले अपन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक चीज आपके किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन कौन सा, इन सब का अलग से मतलब पूरी की पूरी चीज अपन लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी यदि आप यहां से पढ़ लेते हैं तो दूसरी जगह आपको कहीं भी वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो भी जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है उसके बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए अपना जो मेन जो है आज अपन बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डाइजेशन, कि आखिरकार डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन की बात करें तो सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में यदि अपन डेफिनेशन की बात करें समझने के अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए कोई भी जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, मतलब बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक जो रोटी है उस रोटी में से आपने उसकी एक बाइट निकाली, तो उसके साइज क्या है, बड़ी है, मतलब कैसा है, वो मैक्रो है। इसके अलावा वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अब उसके अंदर उस रोटी के जो बाइट है उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है ये चीज आपको पता नहीं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स चीज है। इसके अलावा वो जो चीज ले रखी है आपने वो चीज भी कैसी है, सॉलिड है। अब जब अपन इसको मुंह के अंदर ले लेंगे, माउथ में ले लेंगे, तो वहां पर हम अपने मुंह में जो वाटर एंड जो आपके एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स मिलके इस कॉम्प्लेक्स चीज को क्या कर देंगे, सिंपल चीज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अब अपन दांतों से जैसे ही मस्टिकेट करेंगे तो वो जो मैक्रो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रो में। मतलब जो बड़ा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, छोटे में था। जो कॉम्प्लेक्स था उसको अपन ने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी ग्राइंडिंग कर दी और उसको क्या बना दिया, अपन ने सिंपल कर दिया। अब सीधी सी बात है, वाटर एंड एंजाइम मिले किसी सॉलिड चीज में तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि भाई कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको अपन क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में जब उसको तोड़ देते हैं तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। इससे इजी डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे जो अपन ने बात की कि भाई मैक्रो कौन से हो गए, तो मैक्रो की बात करें तो उस जो रोटी का गस्सा लिया था, जो बाइट अपन ने ली थी, उसमें सीधी सी बात है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थी, प्रोटीन प्रेजेंट थी, उसमें फैट प्रेजेंट थी, सीधी सी बात है। अब मतलब ये क्या था, मैक्रो थे, ये सारे के आपकी क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इनको किस में तोड़ना है, माइक्रो के अंदर तोड़ना है, बोले तो सिंपल के अंदर अपन को तोड़ना है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में हो जाएगा, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में हो जाएगा, और जो फैट है आपकी वसा है इसका वसीय अम्ल एंड बेस रोल के अंदर ये चीज टूट जाती है। तो वही डेफिनेशन आ जाती है कि द कन्वर्जेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंट को किस में कर रहे हैं, सिंपल एंड ऑब्जॉर्वेबल फॉर्म के अंदर इसको अपन क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होती है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, ये दोनों के दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। मैकेनिकल मेथड अपन दांतों से क्या करते हैं, उस चीज को तोड़ देते हैं, सिंपल कर देते हैं। एंड बायोकेमिकल में अपन क्या मिला रहे हैं, वाटर एंड यहाँ पे एंजाइम मिला रहे हैं। तो ये कैसी होती है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है आपके डाइजेशन की। इसके अलावा जो डाइजेशन है, याद रखना, एक कैसी प्रोसेस होती है, केटाबोलिक प्रोसेस होती है। अब भाई केटाबोलिक प्रोसेस क्या होगी, कोई एक नंबर में पूछ ले कि भाई केटाबोलिक की डाइजेशन कौन सी प्रोसेस है, चार ऑप्शन आ गए, उसमें से एक ऑप्शन आपको मिल गया केटाबोलिक। तो केटाबोलिक क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए केटाबोलिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो फैट हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जैसे जो बड़े बड़े माइक्रो जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनको क्या किया जाता है, छोटे अणुओं में माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिससे क्या रिलीज होती है,
एनर्जी मूव होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया, एग्जाम में बहुत रेयरली चांस आता है कि आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई डाइजेशन की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है, डाइजेशन क्या होता है। सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में हो गया कि कॉम्प्लेक्स फूड को अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल एंड ऑब्जॉर्वेबल जो आपका सब्सटेंस है इसमें अपन ने तोड़ दिया। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, फैट वसीय अम्ल एंड ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए आपको लिखा है कि भाई ये आपका मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में अपन कन्वर्ट कर देंगे, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की यदि अपन ऐसे देखेंगे क्या क्या इसकी खासियत है, तो ये सीधी सी बात है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन ऑब्जॉर्वेबल होता है, इजीली ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसके अलावा ये इनसोलेबल होता है और साइज में क्या होता है, ये बड़ा होता है। ये क्या आ गई कॉम्प्लेक्स फूड की आपकी क्या आ गई, खासियत आ गई। अब अपन इसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करेंगे तो सिंपल फूड की क्या खासियत रहेगी, तो सिंपल फूड क्या होगा, सीधी सी बात है, इसके स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिंपल होगी, ये ऑब्जॉर्वेबल हो जाएगा, इसके अलावा इसकी साइज भी कम हो जाएगी, इसके अलावा ये सोलेबल भी हो जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक डेफिनेशन देखो तो ये भी आपकी क्या है, डाइजेशन की डेफिनेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि भाई जो फूड होता है ना, ये फूड बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों के तीनों फूड के अंदर प्रेजेंट है। मेजर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये फिर किन में अलग अलग में टूट जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो इसके अलावा जो आपका फूड रहेगा उसके अंदर क्या, फूड के अंदर मान लीजिए कि आपके शरीर में मान लीजिए कि कुछ इनके अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनके अलावा कुछ एक चीजों की और जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी कम चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो क्वांटिटी में क्या चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी होती है जो ना के बराबर आपके शरीर को थोड़ी बहुत भी मिल जाती है तो आपका शरीर काम चला लेता है। वो चीज कौन कौन सी होती है, जो आपके विटामिन्स आ गए एंड आपके मिनरल्स आ गए, इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी शरीर को चाहिए होती है। इसके अलावा बात करें तो जो फूड होता है ये क्या करता है कि आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फूड क्या करता है, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और जो आपकी ग्रोथ है उस ग्रोथ को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसके अलावा जो आपके टिश्यू की ग्रोथ हो गई, उसका रिपेयर हो गया, इसको भी क्या करता है, इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा बात करें तो जो यहाँ पर फूड के साथ साथ में डाइजेशन में जो आपका वाटर है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी जो वाटर है ये आपका बचाता है। ये थोड़ा सा आपने बेसिक देख लिया, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की लाइनें थी, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज है, कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, ये सारी चीजें, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको भी आगे अपन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, कि जो आखिरकार न्यूट्रिशन होता है ये कितने स्टेप्स के अंदर होता है, 5 स्टेप में होता है। इसका मतलब हो गया कि जो भी चीज अपन खाते हैं, खाने से लेके बाहर निकलने तक की जो प्रोसेस होती है, ये 5 स्टेप के अंदर जो भी चीज खाएंगे उससे क्या चीज अपन को मिली है, शरीर किस तरह से ऑब्जॉर्व करता है और किस तरह से वेस्ट जो भी चीज होती है, अनडाइजेस्ट चीज होती है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कितने स्टेप में होती है, 5 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होती है। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पहली स्टेप कौन सी आ जाती है, इंजेक्शन। पहली स्टेप कौन सी आ गई, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, टेकिंग इन फूड, मतलब कोई भी चीज आप मुंह में लेते हैं वो वहां से प्रोसेस कौन सी आ जाती है, इंजेक्शन की आ जाती है, इंजेक्शन की आ जाती है। सेकंड नंबर का क्या आ जाता है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी आपके लार्ज पार्टिकल्स थे या बोले तो कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको आपने किसके द्वारा किया, आपको सिंपल फूड में आपने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया, मतलब माउथ के अंदर आपके गया, दांतों से आपने मस्टिकेट कर दिया, उसमें सलाइवा लाइवा मिला दिया, तो वो क्या हो गया कि जो सिंपल चीज थी, कॉम्प्लेक्स था, उसको आपने ऑब्जॉर्वेबल या सोल्युबल फूड सबस्टेट के अंदर क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी डाइजेशन की हो जाती है।
इसके अलावा थर्ड नंबर पर आपकी कौन सी आ जाती है, अब्जॉर्प्शन आ जाती है। अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज अब अपन ने खाई है, जो भी चीज खाई, तो आपकी जो ब्लड स्ट्रीम रहेगी उसके अंदर वो चीज क्या हो जाती है, चली जाती है। डिफ्यूजन मेथड के द्वारा आपके ब्लड स्ट्रीम होता है, आपका जो ब्लड होता है उस चीज को अवशोषण कर लेता है, उसको अपनी साइड में खींच लेता है। फिर फोर्थ नंबर की जो प्रोसेस आती है, ये कौन सी आती है, असिमुलेशन। असिमुलेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अब जो भी ब्लड स्ट्रीम था उसने डिफ्यूजन मेथड के द्वारा जो भी चीज अंदर खींची है, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह बोले तो पूरे शरीर में उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ये प्रोसेस क्या होती है, आपकी असिमुलेशन की होती है। इसके अलावा आपके पांचवें नंबर की लास्ट एंड फाइनल आ जाती है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, अब जो भी चीज जितनी भी शरीर को लेनी थी, चाहिए थी, जो भी चीज उसने ले ली, जो भी चीज आपने खाई उसमें से जो चीज शरीर को चाहिए थी उसने ले ली, बाकी की जो वेस्ट चीज थी, बोले तो अनडाइजेस्ट जो चीज थी, उनको आपके शरीर से क्या कर देना, रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इजेशन कहलाता है। तो याद रखना ये स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, इजेशन आएगा। कई बार ये सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि न्यूट्रिशन की, तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। पहली सीक्वेंस इजेशन आ जाती है, दूसरी डाइजेशन आ जाती है, अब्जॉर्प्शन आ जाती है, असिमुलेशन आ जाती है, एंड आपके कौन सी आ जाती है, इजेशन आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या होते हैं, इन दो नामों में आ जाते हैं, स्पेलिंग एकदम सही है, बस यहां पर ई और यहां पर आई एन का प्रोसेस है। तो आई एन मतलब क्या होता है, इन होता है, मतलब यहां से चीज खाएंगे, और एक्स यहां पे मतलब ई आ गया, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट से होता है, मतलब यहां से शरीर से बाहर चीज है वो निकल जाएगी। अब चीज खाई है तो सीधी सी बात है कि पहले उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। तो इसके बाद में कौन सी आएगी, याद रखने के लिए डाइजेशन आएगा। अब जो भी चीज डाइजेशन हुई है उसको कोई ना कोई आदमी खींचेगा, तो खींचने के लिए हेड पंप आपका कौन सा आ गया, असिमुलेशन आ गया। फिर हेड पंप से पानी आपके शरीर में पहुंच गया, मतलब जो भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, हेड पंप से पानी है वो आपके लोटे में आ गया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, वो कौन सी आ जाती है, असिमुलेशन आ जाती है। फिर जहां भी उसको पानी को गिराना है वो गिरा दिया, आपने बाहर निकाल दिया, जो भी चीज जितना पानी चाहिए था उतना यूज कर लिया, बाकी पानी आपने डाल दिया, नीचे डाल दिया, वो कौन सा आ जाता है, आपका इजेशन की प्रोसेस आ जाती है। तो ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को बात कर लेते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। दो पार्ट्स कौन कौन से, पहला पार्ट तो आ जाता है आपका एलिमेंट्री केनाल वाला, दूसरा पार्ट आ जाता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड वाला आ जाता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में आपका क्या होता है, कवर होता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, याद रखिएगा, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस यानी गुदा से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब मुख से स्टार्ट हो जाती है और गुदा द्वार तक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऊपर से लेके नीचे तक आपका क्या होता है, एलिमेंट्री पूरी की पूरी एक लंबी लाइन होती है। और इसकी साइज पूछ लीजिए, मतलब लेंथ पूछ लीजिए कितनी लंबी होती है, तो याद रखना 6 से लेके 9 मीटर तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। याद रखिएगा, ज्यादातर आपको कई बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 8 से 9 मीटर तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। तो याद रखिएगा 8 से 9 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। चलिए आगे बात करें तो जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके जो एनस वाला पार्ट है, इनके बीच में भी कुछ चीजें आती हैं, कुछ पार्ट्स आते हैं। जैसे कि जो भी चीज आपने खाई, माउथ से खाई, वो सबसे पहले कोई भी फूड था उसको आपने माउथ में लिया, तो पहला पार्ट आ जाता है माउथ। फिर आ जाता है आपकी ओरल कैविटी, मतलब ये वाली आपकी ओरल कैविटी, जहां आपने जो भी चीज खाई है मुंह में रखी है, वो ओरल कैविटी आ जाती है। उसके बाद में आ जाती है आपकी फेरिंग्स, फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे की साइड में ये फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद में आ जाती है आपकी ईसोफेगस, ये आपकी कौन सी आ जाती है, ईसोफेगस वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद में फूड कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है। स्टमक से फूड कहाँ आता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर घूमता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर वहां से उसको क्या कर दिया जाता है, दो भी अनडाइजेस्ट चीज होती है उसको शरीर से रिमूव कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल के फूड है। अब आपने तो ये सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें लीवर आया नहीं, इसमें पेनक्रियास नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा ये एलिमेंट्री कैनाल में तो ओनली फॉर यही चीजें आती हैं। तो सीक्वेंस आपको याद रखनी है, माउथ आ जाती है, फिर ओरल कैविटी आ जाती है, फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर ईसोफेगस आ जाता है, उसके बाद में स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं,
ड्यूडेनम आ जाता है, जेजुनम आ जाता है एंड आपका इलियम वाला आ जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी, इसका भी सीकम वाला पार्ट आ जाता है, कोलोन आ जाता है एंड आपका कौन सा आ जाता है, इसमें भी रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है। ये तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होगी। अब जो भी चीज अपन ने खाई है, कोई भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, तो वो चीज क्या होती है, जो आपके एसोसिएटेड जो ग्लैंड होती है, जिसको सहायक ग्रंथियां बोला जाता है, ये भी आपके शरीर में कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, आपकी लीवर होता है एंड आपका क्या होता है, पेनक्रियास होता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गोल ब्लैडर तो आया नहीं। याद रखना, जो आपका गोल ब्लैडर है, ये न तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में आता है, न ही आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर आता है। बस एक तरह से मान लीजिए गोल ब्लैडर एक तरह की ऐसी थैली है जिसमें क्या होता है, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस एक्चुअल के अंदर आपका लीवर बनाता है। और यदि ये लीवर बाइल जूस को तो बना देता है, लेकिन ये कहता है कि भाई हम सेठ लोग हैं, हम सिर्फ चीज बनाएंगे, अब उसको स्टोर करना है, कहां उसको लेके जाना है, वो कोई दूसरा आदमी देखे। तो जो लीवर होता है, वहीं पे एक छोटी सी बेल नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। आगे उसको अपन और डिटेल में देख लेंगे। वो कौन होता है? आपका गोल ब्लैडर होता है। और गोल ब्लैडर जो बाइल जूस होता है, उस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए याद रखना कि जो आपका गोल ब्लैडर है, ये न तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का पार्ट है, न ही आपकी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो आपका पित्ताशय होता है, गोल ब्लैडर होता है, ये एक ऑर्गन तो है, लेकिन ये न तो एलिमेंट्री कैनाल में आता है, न ही आपकी जो पाचक ग्रंथि है, बोले तो जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, इनके अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा अपन ने आउटरो देख लिया। अब सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं, इनको 1 बाय 1 देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद में जो आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड है, इन एसोसिएटेड ग्लैंड को भी 1 बाय 1 देख लेंगे और इसके किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। तो चलिए कहानी अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक और बेसिक चीज और देख लेते हैं, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल थी ना, कई बार डायग्राम में, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो डायग्राम पूछ लिया जाता है। कई बार क्या आता है, इस तरह का डायग्राम आ जाता है और इन चीजों को खाली छोड़ दिया जाता है कि भाई यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, कि इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस डायग्राम में 4 चीज कौन कौन सी है। तो याद रखना, देखिए सबसे जो ये मान लीजिए आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, ये जो आपकी जो फर्स्ट वाली जो आपकी लेयर आएगी, ये जो फर्स्ट वाली दोनों साइड में ले लीजिए, जो फर्स्ट वाली ये जो लेयर है, ये आपकी कौन सी होती है, सीरोसा होगी। इसको क्या बोला जाता है, सीरोसा बोला जाता है। इसके बाद में जो आपकी सेकंड वाली आएगी अंदर की साइड में, वो आपकी कौन सी आ जाती है, आपकी जो मस्कुलरिस आ जाती है, ये आ जाती है। इसके बाद में इसके जस्ट और अंदर वाली ये कौन सी आ जाती है, आपकी सब म्यूकोसा आ जाती है। और जस्ट इसके अंदर वाली कौन सी आ जाती है, आपकी म्यूकोसा आ जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यदि अंदर से बाहर की साइड में याद करते हो तो याद करना, पहली कौन सी आ जाती है, म्यूकोसा आ जाती है। उसके बाद वाली कौन सी आ जाती है, सब म्यूकोसा आ जाती है। उसके जस्ट बाद वाली कौन सी आ जाती है, मस्कुलरिस आ जाती है। और उसके जस्ट बाद वाली कौन सी आ जाती है, आपकी सीरोसा आ जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। अभी जो चीज मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको ग्लैंड्स वगैरह बताई थी, एलिमेंट्री कैनाल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, आपके सामने डायग्राम है। ये आपका माउथ वाला पार्ट आ जाता है। माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजें रहती हैं उनको देख लेंगे। ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है। सलाइवरी ग्लैंड कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, उनको भी आगे देख लेंगे। सबलिंगुअल आ गई, सब मैंडिबल हो गई, आपकी पेरोटिड आ गई। एंड माउथ के अंदर जो आपकी पैलेट आ जाती है, वल्वा आ जाती है, आपकी टंग आ जाती है, आपके टिथ आ जाते हैं। इसके बाद में माउथ से फूड होता हुआ कहां जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। ये जो फेरिंग्स रहता है, याद रखिएगा फेरिंग्स होता है। अब देखिए यहां से ही आपकी ये वाला पार्ट तो क्या है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ट्यूब आ जाती है। ये आपकी कौन सी आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली ट्यूब आ जाती है। लेकिन फेरिंग्स देखिए एक ऐसी चीज है जो दोनों जगह पे क्या है, कॉमन है। इसीलिए जो आपकी फेरिंग्स होती है, इसको फूड का एंड एयर का, क्योंकि फूड यहां से जाएगा, हवा यहां से जाएगी, इन दोनों का कॉमन पाथवे किसको बोला जाता है, फेरिंग्स को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसको आपको याद रखना है। फिर जो फूड होगा इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में चला गया, ये आपका स्टमक आ गया। ये आपकी कौन सी आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। अंदर की साइड में आप देख रहे हैं, जो ग्रीन वाली देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। इसके अलावा
ये आपका लीवर आ जाता है। ये जो थोड़ी सी अंदर की साइड में आप जो लीफ नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जस्ट लीवर के पीछे की साइड में, ये मतलब स्टमक के जस्ट पीछे की साइड में आप बोल सकते हैं, ये आपका कौन सा आ जाता है, पेनक्रियाज वाला पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लीवर है इसके ऊपर आपको एक ग्रीन नुमा, हल्की ग्रीन की आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, थैलेनुमा। यही क्या होता है, आपका गोल ब्लेडर होता है। मतलब जो लीवर जो भी पेनक्रियाटिक जो भी बाइल जूस रहेगा, उस बाइल जूस को जो भी ये सिक्रेट करेगा, तो यहाँ पर गोल ब्लेडर क्या कर लेगा, उस चीज को स्टोर कर लेगा। ये थोड़ा सा अपन ने बेसिक देख लिया। अब 1 बाय 1 करके हर एक चीज को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, माउथ एंड जो बक्कोफेरेंजियल आपकी कैविटी है इसके बारे में। तो सीधी सी बात है कि माउथ वाला पार्ट कौन सा हो गया, माउथ वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। तो ये जो माउथ वाला पार्ट है ये किससे सराउंड है, माउथ वाला पार्ट किससे सराउंड है, जो आपके ऊपर वाले होठ हो गए और आपके नीचे वाले होठ हो गए, इन दोनों से क्या रहता है, माउथ सराउंडेड रहता है। बोले तो जो आपका अपर एंड जो आपके लोअर लिप हो गए, इन दोनों से क्या रहता है, माउथ सराउंडेड रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका माउथ वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला होठ हो गया, ये आपका कौन सा आ जाता है, नीचे वाला होठ हो जाता है। इसके अलावा जो माउथ होता है, ये माउथ किसके अंदर खुलता है, जो आपकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, ये माउथ वाला पार्ट है। ये माउथ किस में ओपन हो रहा है, जो आपकी बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में, क्योंकि फेरिंग्स वाला भी पार्ट इसमें आ जाता है, तो दोनों को कॉमनली क्या बोला जाता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोला जाता है। बक्कल कैविटी से हो गया बक्को ले लिया, और फेरिंग्स से क्या ले लिया, फेरेंजियल कैविटी आपने ले लिया। दैट्स क्लियर। अब जो आपकी बक्कोफेरेंजियल ये कैविटी है, इसमें आपको दो पार्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे, पहला दो पार्ट्स में पहला कौन सा आ जाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल आ जाता है। बक्कल वेस्टिब्यूल कौन सा पार्ट होता है, कि बक्कल वेस्टिब्यूल वाला ये पार्ट हो गया, दोनों के दोनों जो आपके गाल ना चिकन, इनके बीच में हम जो भी चीज खाएंगे, फूड अपनी जीभ के यहां बीच में जाएगा, तो ये दोनों गालों के बीच वाला जो स्पेस है, यही आपका कौन सा होता है, बक्कल जो वेस्टिब्यूल होता है उसको बोला जाता है। मतलब जो आपके मसूड़े हो गए, ये वाले दांत ऊपर वाले नीचे वाले जो हो गए, आपके जो गाल हो गए, इनके बीच में ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोला जाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे इसको अपन थोड़ा सा ऐसे करें, मेरे को ही देख लीजिए, फूड जो भी मुंह में जाएगा, ये आपके दोनों के गालों के बीच में जो स्पेस है, यही क्या है, बक्कल आपका वेस्टिब्यूल है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, तो फिर इसके बाद में आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कौन सा आ जाता है, कि जो आपका इनर एंड जो सेंटर वाला जो पार्ट है, अब जो भी चीज आपने खाई है बीच तक पहुंच गई, वो जो सेंटर वाला पार्ट है, जहां पर लोअर जो भी देखने को मिलेगा, अपर जो भी देखने को मिलेगा, मतलब यहां तक वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट तो आपका कौन सा था, बक्कल वेस्टिब्यूल वाला, तो आपका ये पार्ट हो जाता है। जस्ट इसके आगे वाला ये जो पूरा का पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये आपका पार्ट कौन सा आ जाता है, मेन आपकी ओरल कैविटी आ जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, जो मेन जो आपकी ओरल कैविटी है, ये आपकी स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वाइमस एपिथेलियम है, इससे बनी होती है। तो ये एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको, जो आपके क्वेश्चन है वो ये देखने को मिलेगा आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो याद रखना, आपको स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वाइमस एपिथेलियम जो है टिश्यू है, इस लेयर है, इससे बनी होती है। बाकी जिस टाइम पे अपन टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी की सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है कि जो आपकी ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी में भी 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब ओरल कैविटी की जो प्लेट होती है, इसमें 2 तरह की प्लेट, मतलब ये वाली आपकी कौन सी है, ओरल कैविटी है। ओके, इसमें 2 प्लेट है। एक तो देखिए हार्ड आपको प्लेट देखने को मिल रही है, एक आपको सॉफ्ट प्लेट देखने को मिल रही है। ये प्लेट कहां देखने को मिलेगी, जैसे खुद आप देख सकते हैं, आपकी जो जीभ है, इसको टच कीजिए, यहाँ ऊपर की साइड में, जस्ट दांत के जस्ट पीछे, यहाँ पे जब आप हाथ भी लगाओगे तो थोड़ा यहाँ पे हार्डनेस आपको दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे की साइड में और अंगुली को लेके जाइए, वहां आपको सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। मतलब आपके 2 प्लेट प्रेजेंट होती है। पहली तो ऊपर ये प्लेट होगी, जो कैसी होती है, हार्ड होती है। एक थोड़ा सा आगे की साइड में आप हाथ लगाओगे, तो वो आपकी कौन सी आ जाती है, सॉफ्ट प्लेट आ जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 प्लेट आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए, दांत के जस्ट आगे वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये तो आपकी कौन सी आती है, हार्ड प्लेट आ जाती है। जस्ट इसके पीछे के साइड में जहां आपकी घंटी नुमा स्ट्रक्चर लटक रही है, यहां पे से थोड़ा आप हाथ लगाओगे, तो यहां पे आप देखोगे ये थोड़ी सी से गुदेदार जगह होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट प्लेट इसको बोला जाता है। तो चलिए हार्ड प्लेट को अपन देखते हैं। ये जो आपकी हार्ड प्लेट होती है, ये एंटीरियर पार्ट होता है। कौन सा होता है, आगे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एंटीरियर पार्ट बोला जाता है। और ये किसकी बनी होती है, जो मैक्सिला एंड जो पेटेलाइन बोन होती है,
इससे क्या होती है, ये ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, जो मैक्सिला होती है, पेटेलाइन अस्थि होती है, बोन होती है, इससे ये बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनुष्य में ये जो मैक्सिला है एंड जो पेटेलाइन अस्थि है, इससे बनी होती है जो आपकी हार्ड पैलेट होती है। जबकि अपन सॉफ्ट पैलेट की बात करें, सॉरी अभी हार्ड पैलेट की बात करें, हार्ड पैलेट में और यदि बात करें तो आपने देखा होगा जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अदर मैमल्स की बात करूं तो जैसे गाय वगैरह आपने देखी होगी, गाय वगैरह को आपने देखा होगा कि अपना मुंह नीचे करके ये खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी इनका खाना है वो बाहर नहीं निकलता, नीचे नहीं गिरता है। वो नीचे नहीं गिरने का रीजन क्या होता है कि ये जो आपकी हार्ड पैलेट रहती है ना, यहाँ पर आपने भी देखा होगा ऐसे धारियां से आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी खुरदरी मिलेगी, रफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेटेलाइन रुगे प्रेजेंट होती है। पेटेलाइन रुगे मतलब जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो देखिए ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट अभी एकदम प्लेन है, यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूं, इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूं तो ये क्या हो जाती है, इसमें सलवटें आ गई। तो ये जो सलवटें हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, साइंस की लैंग्वेज में रुगे बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, पेलेटाइन वाला पार्ट का है के अंदर ही ऐसी मतलब ऐसे सलवटें देखने को मिल गई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेलेटाइन रुगे बोला जाता है। जो क्या करती है कि जो फूड होता है उसके बेक फ्लो को रोकती है, कि आपके फूड को मुंह से नहीं निकलने देती है, बेक फ्लो को रोकने का काम करती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो हार्ड प्लेट अपन ने देख ली। सॉफ्ट प्लेट की बात करें तो जो सॉफ्ट प्लेट होता है ये आपका कौन सा होता है, पीछे वाला आपका क्या आ जाता है, पोस्टीरियर। ये एंटीरियर वाला पार्ट था, ये आपका कौन सा आ जाता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट आ जाता है, बोले तो पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और ये जो म्यूकस लेयर है उससे क्या रहता है, कवर रहता है। तो म्यूकस जो एपिथेलियम, ये भी किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वाइमस एपिथेलियम है इसकी ही बनी होती है। तो ओवरऑल बात करें तो आपकी जो बक्कल कैविटी में क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस जो एपिथेलियम टिश्यू है ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो पोस्टीरियर पार्ट का जो एंड वाला पार्ट देख रहे हैं, यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल लीजिए या बेल नुमा मतलब घंटे के जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर लटकी हुई रहती है जिसको क्या बोला जाता है, यूवला बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यूवला इसको बोला जाता है। तो याद रखना ये आपका कौन सा आ जाता है, यूवला वाला पार्ट आ जाता है। ये यूवला वाला पार्ट है, जिस टाइम पे आप बोलते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी इसमें कंपन वगैरह होती है, जिससे क्या आती है, आवाज निकलती है। चलिए ये चीज अपन ने देख ली। आगे यदि अपन डिस्कस करें तो नेक्स्ट अब जो फूड है ओरल कैविटी से निकल के आपके कहां आ जाता है, आपकी फेरिंग्स में पहुंच जाता है। अब आप यहां पे गौर से देखिए, ये वाला जो आप डॉट डॉट वाला आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सारा का सारा कौन सा आ जाता है, आपके फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। अब ये जो फेरिंग्स वाला है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये आपके फेरिंग्स वाला पार्ट है। अब फेरिंग्स वाले पार्ट में आप देखोगे तो जो आपका नाक है, नाक भी आपका फेरिंग्स वाले पार्ट से खुलता है, क्योंकि नाक से जो एयर जा रही है तो वो भी आपके फेरिंग्स वाले पार्ट में खुलेगा। इसके अलावा जो कान है, कान से जो ट्यूब निकल रही है जिसको क्या बोला जाता है, स्टेचियन आपकी ट्यूब बोला जाता है, ये ट्यूब भी आपके यहाँ खुलती है। आपने देखा होगा कई बार कान वगैरह में पानी चला जाता है तो वो आपको लगता है कान में कई बार आपने दवाई डाली होगी, नाक में डाली होगी, आंख में डाली होगी, ये सारे के सारे आपके मुंह में टेस्ट आने लग जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज क्या होती है, यहाँ पे किसी ना किसी आपकी जो वॉल रहेगी उससे क्या रहती है, खुलती है। मतलब फेरिंग्स के अंदर सारे के सारी जो ट्यूब्स आती हैं ये जाके इसके अंदर खुलती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स को, जो आपकी एयर है एंड जो फूड है इन दोनों का कॉमन पाथवे बोला जाता है। जिस टाइम पे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फेरिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज खुलती है। तो ये एक थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टेशियन आपकी जो ट्यूब है इसको थोड़ा सा याद रखना। स्टेशियन ट्यूब आपकी कौन सी होती है कि जो दोनों के दोनों जो कान वाले पार्ट होते हैं, ये जो माउथ के अंदर आपके खुलेंगे वो कौन सी ट्यूब द्वारा खुलेंगे, स्टेशियन ट्यूब के द्वारा खुलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। और ये आपका कौन सा आ जाता है, आपकी फेरिंग्स आ जाती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो यहां पर आप देखिए ये आपकी कौन सी आ जाती है, ईसोफेगस आ जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक वॉल है, ये वॉल्व देखने को मिल रहा है, एक ऐसे वॉल्व देखने को मिल रहा है। इस वॉल्व को क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस बोला जाता है। याद रखिएगा एपिग्लोटिस। जिस टाइम पे देखिए आप खाना खाते हैं उस टाइम पे आप देखिए कि खाना है वो डायरेक्ट आपके कहां जाता है, ईसोफेगस में जाता है, जबकि दोनों ट्यूब यहीं पे है ना। तो यहां पर जो एपिग्लोटिस होता है एक मतलब इस तरह से मान लीजिए दरवाजा होता है कि जिस टाइम पे आप खाने को खाओगे तो आप थोड़ा सा जोर लगाते हो ना, थूक को आप गिरते हो, पानी को मतलब जो स्लाइवा है उसको आप जैसे ही गिरते हो, कोशिश करके देखो
ऐसे लेते हो तो एक कट की आवाज आती है। वो कट की आवाज कब आती है कि ये आपका खुला रहता है, ये बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है, अपन जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बात करते करते खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि खाना चला जाता है, अपन को खांसी आने लग जाती है। वो खांसी आने का रीजन क्या होता है कि वो जो खाना, जो भी चीज आपने खाई, वो थोड़ा सा कहां चला गया, आपकी इस ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रेकिया वाला पार्ट है, इसके अंदर चला गया। इसके अंदर थोड़ी सी अपन को खांसी आ जाती है, जिसके कारण वापस ये बाहर जो भी चीज अपन ने खाई वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला खाना खाएंगे, अब सीधी सी बात है, बोल रहे हैं साथ में तो एयर भी निकल रही है, आ गया है, तो ये क्या होता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसीलिए अपन को शांति से क्या है, खाना खाना चाहिए, ताकि खाना एक्चुअल के अंदर इसोफेगस में जाए, न कि आपकी ट्रेकिया में चला जाए। तो यहां पे याद रखना, इपिग्लोटिस का काम पूछ लिया जाता है कई बार। तो इपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रेकिया बोले, जो ट्रेकिया वाला पार्ट है, इसके अंदर फूड को नहीं जाने देता है। चलिए, ये चीज अब मैंने बात कर ली आपके फेरिंग्स के बारे में। इसके अलावा एक चीज याद और रखना कि जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, यहां पर किसी भी तरह का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं तो आपका जो माउथ वाला, याद रखना, कई लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि माउथ के अंदर डाइजेशन होता है या नहीं होता। याद रखना, माउथ वाले पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है। माउथ यीस्ट वाले पार्ट को बोलेंगे, जो आपके होठ वाला पार्ट है ना, दोनों लिप्स के बीच में, बस इतना सा ही पार्ट आपका कौन सा है, माउथ। यहां पे किसी भी तरह की कोई सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, किसी भी तरह की ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड होती है वही किसी ना किसी एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ग्लैंड है ही नहीं तो सिक्रेशन कहां से होगा। इसलिए माउथ में भी क्या है, माउथ हो गया, आपकी फेरिंग्स हो गए, यहां पर कोई भी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर किसी भी तरह का डाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन जो आपकी ओरल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी है, यहां पर डाइजेशन होता है। जो आपकी स्टार्च वगैरह हो गई, इनका क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो जिस टाइम पे पर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं टंग की। माउथ के अंदर ही बात करें तो माउथ के अंदर आपको जीभ है, ये जीभ भी देखने को मिलेगी। आपके ओरल कैविटी में आप देख रहे हैं, ये माउथ है, पूरा का पूरा माउथ है। इस माउथ के अंदर जीभ भी प्रेजेंट होती है। अब ये जीभ एकमात्र ऐसी चीज होती है, एक ऐसी होती है जिसके अंदर हड्डी बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन शरीर की 206 हड्डियां तुड़ाने के अंदर इसका कंप्लीट योगदान रहता है। कि इस खुद की अपने खुद के पास में हड्डी नहीं रखती है, लेकिन आपके शरीर की 206 हड्डियां तुड़ाने में इसका योगदान रहता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जीभ पे इंसान का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपकी हड्डी है वो तुड़ा सकती है, खुद के पास नहीं है लेकिन दूसरों की तुड़वा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें तो जो आपका जीभ है, इसी टंग को लिंगुआ नाम के नाम से भी जाना जाता है। टंग को लिंगुआ नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बोलने के अंदर ये अपने को क्या करती है, मदद करती है। मैं बोल रहा हूं तो बोलने में जीभ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जीभ को पकड़ के बोलिए, देखिए बोल सकते हो कि आप ट्राई करके देख लेना, नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जीभ एक बोलने के लिए क्या करती है, आपको समझा सकती है किसी भी चीज को। तो जीभ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये कैसा होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है। जीभ के साइज की बात करें तो याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 3 इंच तक क्या होती है, जीभ की साइज होती है। कलर के अंदर कैसी होती है, ये पिंक होती है। एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इससे पूरी की पूरी जीभ क्या रहती है, कवर रहती है। तभी तो आपने देखा होगा जीभ थोड़ी चिपचिपी सी रहती है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकस जो आपकी मेम्ब्रेन है, इससे क्या रहती है, कवर रहती है। अब यदि अपन बात करें तो जो ये वाला पार्ट तो जीभ का कौन सा आ जाता है, एंटीरियर वाला पार्ट आ जाता है। एंटीरियर बोले तो अग्र पार्ट आ जाता है। पश्च पार्ट की बात करें तो ये कौन सा आ जाता है, आपका पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है। याद रखना, जीभ का एंटीरियर वाला पार्ट है ना, आगे वाला पार्ट तो हमेशा फ्रीली मूव रहता है, किसी भी चीज से अटैच नहीं रहता है, कनेक्ट नहीं रहता है। लेकिन बात करें पोस्टीरियर पार्ट की, जो पीछे वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है, एक बोन होती है हायोड बोन। ये जो आप देख रहे हैं ना, हायोड बोन, इस हायोड बोन से जीभ का जो पोस्टीरियर पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, ये अटैच रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जिस टाइम पे किसी को फांसी दी जाती है, कोई फांसी ले लेता है, तो एक आवाज आती है, कट की आवाज आती है, और फिर जैसे ही वो मर जाता है तो जीभ बाहर निकल जाती है। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि इंसान जब भी मरता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है। वो जीभ बाहर क्यों आ जाती है? क्योंकि हायोड बोन क्या हो जाती है, टूट जाती है। हायोड बोन टूट जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है, और क्या हो जाती है, जीभ बाहर की साइड में लटक जाती है। ये बस थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताइए, एग्जाम से रिलेटेड इसका कुछ नहीं, थोड़ा सा आइडिया बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये चीज अपन ने बात कर ली कि एंटीरियर पार्ट तो फ्रीली मूव रहता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट क्या रहता है, आपके हायोड से जुड़ा हुआ रहता है। आगे बात करें तो इसका जो वेंटीरियर, आपका जो आगे वाला जो वेंट्रल सरफेस होता है, ये वेंट्रल सरफेस क्या रहता है, फ्लोर एंड ओरल कैविटी से अटैच रहता है। और यहां पर क्या रहता है, ये देखिए,
गौर से आप देखेंगे तो ये इसका जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है, ये जो वेंट्रल वाला पार्ट है, ये देखिए नीचे की साइड में आपने जीभ है इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। जीभ को ऊपर करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक मतलब सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये जो सीधी लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है? फ्रेनुलम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फ्रेनुलम बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा कि जो जीभ का जो वेंट्रल सरफेस होता है, जो पीछे वाला ये जो पार्ट है, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो याद रखना ये जिसके द्वारा जुड़ा रहता है वो कौन सा होता है? फ्रेनुलम के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? इसका फ्रेनुलम वाला पार्ट आ जाता है। चलिए आगे बात करें तो अब आपकी जो जीभ है, इस जीभ के ऊपर कुछ पेपिला भी प्रेजेंट होते हैं। कई बार आ जाते हैं कि जो टेस्ट बर्ड जिनको अपन बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं? आपकी जीभ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से पेपिला प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करें तो पहला आ जाता है आपका फंगिफॉर्म पेपिला। ये जो फंगिफॉर्म पेपिला आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो आपको राउंड राउंड देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े साइज के अंदर, ये वाले, ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? फंगिफॉर्म होते हैं। और देखने में कैसे लगते हैं? मशरूम के जैसे आपको देखने को मिलते हैं। मशरूम किसके अंदर आ जाता है? आपके फंजाई के अंदर आ जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या आ जाता है? आपके फंगिफॉर्म आ जाते हैं, कि मशरूम के जैसे मशरूम फंगस में आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फंगिफॉर्म पेपिला इनको बोला जाता है। लेकिन खासियत ये है कि इनके पास में क्या होती है? किसी भी तरह की जो टेस्ट बर्ड है वो टेस्ट बर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा ये कहां होते हैं? जो जीभ का जो आगे वाला पार्ट है, यहां पर ये पेपिला आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के कारण माना जाता है, क्योंकि ये मशरूम के जैसे होते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं, इसलिए इन्हीं के कारण क्या है? जीभ आपको थोड़ी सी आपकी पिंक कलर की देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जीभ बाहर निकाल के कांच में देखना, आपकी जीभ थोड़ी सी पिंक कलर दिखेगी। वो पिंक कलर जीभ को प्रदान करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? जो फंगिफॉर्म आपके पेपिला है, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट पेपिला की बात करें तो आ जाता है फीलिफॉर्म पेपिला। फीलिफॉर्म पेपिला की बात करें तो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक ही होते हैं। आपको डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, डॉट डॉट दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये कुछ इस तरह के हैं। एक्चुअल के अंदर कुछ ये इस तरह के होते हैं, धागे के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। कैसे देखने को मिलती है? धागे के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। कैसे? धागे की जैसी। और ये किस चीज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि कोई भी चीज आप खाओगे, कोई भी चीज आपने खाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, और कोई भी इंसान कोई भी चीज लेके आएगा, आपको कहेगा आपका मुंह खोलिए, आपको सरप्राइज देंगे, तो वो आपके मुंह के अंदर जो भी चीज रखेगा, आप उस चीज को फील करोगे कि ये चीज राउंड है, ये चीज लिक्विड के अंदर है, ये चीज सॉलिड के अंदर है, किस तरह के रूप में है। तो वो सारी की सारी चीजें उसको मतलब सेंसिटेबल बनाना, कि किस चीज की, और जीभ को थोड़ी सी टेक्सचर प्रदान करना, ये सारा का सारा काम किसका रहता है? आपके फीलिफॉर्म पेपिला का काम रहता है। क्योंकि जो भी चीज खाते हो आप थोड़ा सा बीज के अंदर रखते हैं, तो बीज के अंदर ही क्या होते हैं? आपके फीलिफॉर्म पेपिला प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनके पास भी किसी भी तरह की टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, और नंबर के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। देखने में मिल रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह आपको फीलिफॉर्म पेपिला है, ये देखने को मिल रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। सर्कमवेलेट पेपिला की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं आपके जस्ट पीछे की साइड में सर्कमवेलेट जो पेपिला है ये प्रेजेंट रहते हैं। और सर्कमवेलेट मतलब कैसे होते हैं? सर्कुलर शेप के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और यहां पर जो टेस्ट बर्ड है, ये टेस्ट बर्ड इनके पास में प्रेजेंट होती है, और नंबर के अंदर ये 8 से 12 नंबर के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फोलेट पेपिला। फोलेट पेपिला की बात करें तो देखिए नाम से पता चल रहा है फोलेट। फोलेट इसको बोला जाता है, पत्ती को बोला जाता है। बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे तो फोलेट इसको बोला जाता है, पत्ती को बोला जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? पत्ती के जैसी होती है। और लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये आपको ह्यूमंस के अंदर मतलब थोड़ा सा वेस्टिजियल होता है, आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो फोलेट पेपिला की बात कर ली, ये टंग का क्या होता है? जो साइड होता है, साइड वाला जो पार्ट होता है टंग के, यहां पर क्या होते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये आपके कौन से होते हैं? फोलेट पेपिला होते हैं, जो जीभ के साइड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये भी नंबर में 10 से 15 तक हो सकते हैं। किसी में देखने को मिलते हैं, कभी कभी नहीं देखने को मिलते हैं। अब जो मेन है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये चीज देखिए, यहां तक की चीज थी, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, नीट वगैरह में आया हुआ है, तो चांस है कि आपके इस एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिल सकता है।
आगे बात करें तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और ये चीज आपको पता भी होना चाहिए कि जो जीभ का जो आगे वाला जो पार्ट रहता है, बोले तो जो फ्रंट पार्ट रहता है या जो इंटीरियर पार्ट है, अग्र पार्ट है, ये अग्र पार्ट क्या करता है, जो मीठा होता है उसको पहचानने में क्या होता है, इसके पास में नॉलेज होता है कि मतलब कोई भी चीज को टेस्ट करना होता है कि मीठा है या नहीं, तो जीभ का जो आगे वाला पार्ट है इसको उसके टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मीठा है या ये चीज मीठी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो जो ये जो साइड वाला ये जो पार्ट है, ये जो साइड वाला पार्ट होता है, पार्श्व वाला पार्ट होता है, ये पार्श्व वाला पार्ट कोई भी खट्टी चीज होती है उस खट्टी चीज को पहचानने के अंदर क्या करता है, काम करता है। जैसे ये साइड वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होता है, खट्टी चीज को पहचानने में काम करता है। इसके अलावा जो पीछे का पार्ट होता है लास्ट वाला, ये क्या होता है, बाइटर वाला पार्ट होता है। बोले तो जो भी आपका कड़वा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, आप दवाई लेते हैं, दवाई आप लेते हो तो आपने देखा होगा कई बार यहां तक आपको जलन होती है क्योंकि आगे जीभ पे पता नहीं चलता है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी ऐसे लगता है कि कोई चीज मतलब खारी है। वो खारी क्यों होती है, क्योंकि यहां पर आपके खारी वाली चीज को पहचानने में, यानी कड़वी चीज को पहचानने में यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, जो उस चीज को क्या करती है, ज्ञान रखती है, उस चीज का पता लगाती है। जबकि कोई भी मीठी चीज खाते हो तो जीभ में ऐसे मीठा मीठा स्वाद आता है, वो आपकी इस वाले रीजन के अंदर आता है। और थोड़ा सा कड़वा सा, मतलब यदि अपन बात करें थोड़ा सा नमक वगैरह साल्टी से स्वाद की बात करें तो सोर वाला, खट्टे वाला और साल्टी वाला, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, दोनों आपके जो साइड वाला पार्ट है यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट वाला पार्ट मीठे को पहचानता है, लास्ट वाला पार्ट खारे को पहचानता है, बचा कौन सा, खट्टा, तो खट्टा वाला पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा। सीधी सी चीज आपको ये याद रखनी है, आगे वाला मीठे को, पीछे वाला खारे को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और साइड वाला जो पार्ट है, जो बच गया, कौन सा बच गया, खट्टा बच गया, तो ये वाला पार्ट आपको वो पहचान लेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दांत के बारे में। माउथ में ही आगे वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, जीभ अपन ने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दांतों की। चलिए दांतों की बात करें तो एक चीज याद रखना कि दांतों की स्टडी को क्या बोला जाता है, ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि दांत की स्टडी को क्या बोला जाता है, ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। चलिए आगे बात करें तो जो आपके दांत आते हैं, इन दांत का ओरिजिन है एक्टोमीजोडर्मल होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ये दोनों मिलके आपके दांत का क्या है, इन दोनों से क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जो आपके दांत रहते हैं, ये जो मैक्सिला एंड जो मैंडिबल बोन है, इन दोनों से कनेक्ट रहते हैं। मैक्सिला एंड मैंडिबल कौन कौन सी हो जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। जो ऊपर वाला है, मतलब ये वाला आपका पार्ट कौन सा आ जाता है, मैक्सिला पार्ट आ जाता है। और ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये कौन सा आ जाता है, मैंडिबल वाला पार्ट आ जाता है। बोले तो जो ऊपरी जबड़ा है वो मैक्सिला आ जाता है, नीचे वाला जबड़ा है ये आपका कौन सा आ जाता है, मैंडिबल वाला पार्ट आ जाता है। और ऊपरी और निचली दोनों जड़वे जो आपके जबड़े होते हैं, यहीं से आपके दांत क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। अब थोड़ा सा अपन दांत की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायग्राम जो आपका एग्जाम है इसके अंदर दांत की स्ट्रक्चर आ जाएगी और नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की, भाई इनको आप भरिए कि कौन से नंबर पे कौन सा आएगा। तो दांत का जो सबसे बाहर का जो आपने व्हाइट व्हाइट आपने कवरिंग देखी होगी, ये कौन सी होती है, आपके इनेमल वाला पार्ट होता है। इनेमल के जस्ट नीचे की साइड में आपके डेंटिन वाला पार्ट आता है, उसके बाद में आपके पल्प वाला पार्ट आता है, जहां पे आपकी जो भी ब्लड वेसल्स होगी, नर्वस सेल्स होगी, ये सारी की सारी यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो आपका कौन सा आ जाता है, जो ऊपर वाला जो दांत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो क्राउन वाला पार्ट आ जाता है। फिर जो दांत अंदर की साइड में मसूड़ों से अटैच रहता है, दबा हुआ रहता है, वो नेक आ जाता है। फिर एकदम नीचे तक का जो पार्ट है वो कौन सा आ जाता है, दांत का आपके रूट वाला पार्ट आ जाता है। तो ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बात करें तो जो क्राउन वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, वही हो गया कि जो आउटसाइड, मतलब जो आपके जर्म्स है, मसूड़े हैं, इनसे बाहर जो पार्ट निकला हुआ है वो तो आपका कौन सा आ जाता है, क्राउन आ जाता है। जो पार्ट मसूड़ों के अंदर है, एम्बेडेड है जो आपके जर्म्स से, वो नेक वाला आ जाता है। फिर जो आपका जो सॉकेट है, उस जो सॉकेट के अंदर दांत प्रेजेंट है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये आपका क्या है भाई, जो सॉकेट है। क्या आपका क्या है, जो सॉकेट है।
ये आपका क्या आ जाता है, दांत आ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका कौन सा आ जाता है, क्राउन वाला आ जाता है। ये जो यहां से यहां तक का पार्ट जो अंदर की साइड में मुसड़ों से दबा हुआ है ये पार्ट नेक वाला आ जाता है। और ये जो पूरा का पूरा अंदर की साइड में फैला हुआ है ये आपका कौन सा आ जाता है, रूट वाला पार्ट आ जाता है। तो ये आपके दांत का क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज अपन ने बात कर ली, बस मेन यहाँ पे डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि पूरा का पूरा जो एंटायर आपका एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम के अंदर सबसे हार्डेस्ट पार्ट मान लिया जाए तो याद रखना आपके दांत का जो एनिमल वाला पार्ट होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा नोट करके इसको लिख लीजिए कि भाई आपके शरीर के अंदर पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम ले लीजिए, ह्यूमंस की भी बात ले लीजिए, इसके अलावा अदर एनिमल पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है ये भी आ सकता है। ये अपन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमंस लिख लीजिए कि ह्यूमंस मान लीजिए कि पूरा का पूरा एनिमल किंगडम है, इसके अंदर सबसे जो हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो आपके शरीर में कौन सा है, दांत का जो इनेमल वाला पार्ट है ये सबसे हार्डेस्ट होता है। सेम वही चीज आगे की जो आपका डेंटिन वाला पार्ट होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा पल्प वाला पार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होगी, नर्वस सेल्स होगी, सारी की सारी रहती है। एंड गम्स क्या करता है, आपके दांत को चारों ओर जो टिश्यू है ये पूरे पूरे दांत को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। यहाँ पर मेन चीज बस आपको इनेमल वाला पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार आ जाते हैं जो आपके ट्रू फॉल्स वाले आते हैं ना, तो उनके अंदर ये स्टेटमेंट लिखे हुए आ जाते हैं, तो इन स्टेटमेंट को भी आपको अच्छे से देख लेना है। अब अपन आगे ह्यूमन जो डेंटेशन है इसकी बात कर लेते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना है कि जो दंत विन्यास है ह्यूमंस का वो किस तरह से होता है। तो अपन दंत विन्यास की बात करें तो जो ह्यूमंस के जो दांत होते हैं ये दांत इसके किस तरह से दांत उसके अंदर अरेंजमेंट है, इस बेसिस के ऊपर कुछ टाइप्स के होते हैं दांत। टोटल 4 टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले की बात करें तो आ जाता है मोनोफाइकोडोंट। मोनोफाइकोडोंट की बात करें तो ऐसे दांत जो क्या होते हैं जीवन में एक ही बार आते हैं वो आपके कौन से आ जाते हैं, मोनोफाइकोडोंट आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि मोनोफाइकोडोंट मतलब कौन टीथ है ये कौन से होते हैं, तो याद रखना मोनोफाइकोडोंट होते हैं ये आपके जो प्री मोलर दांत होते हैं। मोलर कौन से होते हैं, प्री मोलर कौन से होते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा आप याद रखना, जो आपका प्री मोलर है एंड जो एक आपका लास्ट वाला जो मोलर होता है, ये जो दांत होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, मोनोफाइकोडोंट होते हैं। बोले तो ऐसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोफाइकोडोंट। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट की बात करें तो नाम से पता चलता है, डाई डाई मतलब 2। ऐसे दांत जो जीवन के अंदर कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, वो कौन से आ जाते हैं, आपके डाईफाइकोडोंट आ जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जो आपके इंसिजर आ गए, आपके केनाइन आ गए, इसके अलावा जो पहला एंड जो आपका दूसरा जो मोलर है वो कौन से आ जाते हैं, डाईफाइकोडोंट आ जाते हैं। जबकि जो तीसरा मोलर दांत होता है वो किस में आ जाता है, मोनोफाइकोडोंट में आ जाता है। मतलब जो लास्ट आपका मोलर है बोले तो 3rd नंबर वाला। ये चीज अपन ने बात कर ली मोनोफाइकोडोंट एंड डाईफाइकोडोंट टीथ के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं, दूसरा आ जाता है आपका थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थिकोडोंट की बात करें तो थिकोडोंट के मतलब एक ये चीज होगी कि थिकोडोंट का मतलब हो गया कि ये आपका कौन सा आ गया, जो सॉकेट आ गया दांत का, ये आपका कौन सा आ गया, दांत आ गया। ये जो आपका दांत है जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरह का जो दांत होता है उसको क्या बोला जाता है, थिकोडोंट बोला जाता है। और थिकोडोंट दांत मतलब आपने देखा होगा कि आपके खुद के दांत देख लीजिए, या आपने जो क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ के दांत देखे होंगे कि मगरमच्छ एक बार यदि किसी चीज को पकड़ लेता है तो काफी इजीली नहीं छोड़ता है। क्यों, क्योंकि अपने दांत क्या है, थिकोडोंट मतलब जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर अच्छे से दबे हुए रहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने मुंह पे एक मुक्का मारा और दांत बाहर आ गए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कि बहुत ही रेयरली चांस होता है कि किसी ने मुक्का मारा और दांत बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपने दांत क्या होते हैं, जो सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, दबे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब हो गया कि अपने जो दांत रहते हैं, हेटेरो मतलब क्या हो गया, विषम दंती दांत। विषम दंती का मतलब अपने दांत क्या होते हैं, इक्वल नहीं। आपने देखा होगा दांतों की सिर्फ अपने दांत ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, तो इस तरह के दांत क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट
दांत बोला जाता है, या बोले तो ऐसे दांत जिनका फंक्शन अलग होता है, कि अलग अलग काम होते हैं सारे दांतों के, ऐसे दांतों को क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट दांत बोला जाता है। अब हेटेरोडोंट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? आपका इंसीजर आ जाते हैं, आपके कौन से कैनाइन आ जाते हैं, प्रीमोलर आ जाते हैं एंड मोलर आ जाते हैं। बोले तो जो इंसीजर का मतलब हो गया कृतक दांत आपके आ जाते हैं, कैनाइन के अंदर आपके रदनक दांत, इनको हिंदी में बोला जाता है, प्रीमोलर को अग्र चौर्णक दांत बोला जाता है एंड मोलर को क्या बोला जाता है? चौर्णक दांत बोला जाता है। इससे अच्छा तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनको याद करने की सीधी सी ट्रिक है ICPM, जैसे कि ICPM मतलब आई से इंसीजर हो गया, सी से आपका कौन सा आ जाते हैं? कैनाइन आ जाते हैं। पीएम को एक बार तो साथ में ले लीजिए, प्रीमोलर आगे, एंड एक बार एम को अलग ले लीजिए, वो कौन से आ जाते हैं? आपके मोलर टीथ आ जाते हैं। तो अब जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे, आपका ये जो जबड़ा है, इस जबड़े को यदि अपन दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जैसे कि ये आपका जबड़ा है, इसको दो हिस्सों में एकदम सीधे तोड़ लेते हैं। पहले ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, इनको भी दो हिस्से में करेंगे तो ये ऊपर वाले के दो पार्ट्स आ गए, नीचे वाले के भी दो आ गए, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट हो गए, दो ऊपर वाले, दो नीचे वाले। चलिए, तो इनको तोड़ा तो आपके क्या होते हैं? 16 दांत। इधर मतलब ऊपर वाला जबड़ा रहता है, इसमें 16 दांत हो गए, नीचे वाले जबड़े में 16 हो गए। ओवरऑल दोनों को मिलाएं तो 16। 16 का मतलब कितने हो गए? 16 दांत, मतलब 8 दांत तो आपके इस साइड में हो गए, 8 दांत आपके क्या हो गए? इस साइड में हो गए। 8 दांत इधर हो गए, 8 दांत इधर हो गए, तो 16 हो गए टोटल। ठीक ऐसे ऊपर वाले जबड़े में 16 हो गए, तो नीचे वाले जबड़े में 16 हो गए। 8 इस साइड में हो गए, 8 आपके इस साइड में हो गए। अब इन दांतों को थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। ये जो आप दांत देख रहे होंगे इस तरह से बाहर की साइड में निकल रहा है, ये आपका कौन सा है? इनसीजर, सॉरी, आपका जो इनसीजर वाला टीथ है ये वाला आ जाता है। मतलब आगे वाले ये जो दो दांत होते हैं आपके, ये कौन से आ जाते हैं? आपके इनसीजर। आगे वाले जो दो दांत ऊपर हो गए, ये वाले दांत, दो नीचे वाले, ये दोनों के दोनों कौन से आ जाते हैं? आपके इनसीजर वाले दांत आ जाते हैं। इसके अलावा एक आपका कौन सा आ जाता है? कैनाइन वाला दांत आ जाता है। एक कौन सा आ जाता है? आपका कैनाइन वाला। इन दो दांतों के बीच में जो पास में होता है, ये कौन सा आ जाता है? कैनाइन आ जाता है। फिर बात करते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जस्ट कैनाइन के पास में जो आगे के साइड में दो दांत हैं, ये कौन से आ जाते हैं? आपके प्रीमोलर वाले आ जाते हैं। एंड जो लास्ट वाले जो जाड़ के साइड में आपके जो दांत होते हैं 3, ये आपके कौन से आ जाते हैं? मोलर वाले दांत हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इन सब की स्ट्रक्चर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, इसीलिए इसी तरह के दांत होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट दांत बोला जाता है। मतलब जो देखने में कैसे होते हैं, अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। अब अपन देखते हैं, इनसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, भाई किस तरह से ये स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, इसको थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो आपके दांत हैं, इन दांतों को क्या किया गया है? 4 पार्ट्स में बांटा गया है। किस बेसिस पे बांटा गया है? इनकी फंक्शन एंड इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला आ जाता है कृतक, बोले तो इनसीजन। फिर आ जाता है कैनाइन याना रदनक, उसके बाद में प्रीमोलर याना अग्रचौर्णक, उसके बाद में मोलर याना क्या आ जाता है? आपका चौर्णक आ जाता है। चलिए इनको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो मेन चीज तो इनका फंक्शन है वो पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन के अंदर आता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इनके क्या यह फंक्शन है, तो उनमें से आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने। ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, जिस टाइम पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सीरीज चलाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो आपका इनसीजर के सामने आपके सामने लिखा आएगा कि भाई जो आपके इनसीजर दांत है, इनका फंक्शन किसी भी चीज को काटना, किसी भी चीज को बाइट करने का होता है, ये चीज सही है तो वो आपके इनसीजर का फंक्शन हो गया। मतलब इनसीजर दांत होते हैं जो आगे वाले आपके, ये वाले दांत का काम क्या होता है? बाइटिंग का एंड कटिंग का दांत का काम इनका रहता है। जैसे कि बात करें, आपने चूहे के दांत देखे होंगे, खरगोश के आपने दांत देखे होंगे, ये जो आगे वाले दांत उनके बड़े होते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो आगे वाले दांतों से खाते हैं। मतलब चूहा हो गया, खरगोश हो गया, इनके अंदर जो आगे के साइड में जो दांत निकले हैं वो कौन से हैं? इनसीजर हैं। और ये इनसीजर क्या होते हैं? इनके खाने के लिए काम आते हैं। ठीक ऐसे यदि आपने हाथी के दांत देखा होगा, एलिफेंट टस्क देखे होंगे, हाथी के दांत, दो बाहर की साइड में लंबे लंबे दांत निकले होते हैं, लेकिन वो कहावत सामने सुने हो ना, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। तो वो जो बाहर के साइड में जो दांत निकले होते हैं हाथी के, वो भी कौन से होते हैं? इनसीजर दांत ही होते हैं, लेकिन उनमें खाने में उनका कोई योगदान नहीं रहता है, बस वो दिखाने के लिए हाथी के दांत होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ये पॉइंट, आपको याद रखना है। चूहा हो गया, खरगोश हो गया, उनके अंदर तो ये चीज खाने में काम आते हैं, कौन से? इनसीजर।
लेकिन जो हाथी के जो दांत बाहर निकलते हैं वो कौन से होते हैं? आपके इंसिजर होते हैं, लेकिन उनका खाने से कोई भी रिलेटेड नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं कैनाइन की। कैनाइन का काम होता है किसी भी चीज को चीरने फाड़ने का, मतलब भोजन को फाड़ने का। आपने कभी भी कोई भी चीज खाते हो तो आप इस तरह से खाते हो, मतलब किसी चीज को फाड़ना होता है। जैसे फॉर जो लोग मतलब जो है ना कार्निवोरस होते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गए, उनके अंदर जो आपके कैनाइन दांत है ये ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि शेर का सीधी सी बात है मीट खाने का काम होता है। तो मतलब किसी भी चीज को खाना, काट, कुत्ता हो गया, कुत्ते ने देखा हो, कुत्ता सीधे मुंह से कट थोड़ी ना करता है, कुत्ता पिंडी को कैसे करता है? ऐसे मुंह को टेढ़ा करके करता है ना, मतलब उसके जो कैनाइन दांत है उसी से वो क्या करता है? बाइट करता है। इसके अलावा प्रीमोलर की बात करें एंड मोलर की, प्रीमोलर एंड मोलर इन दोनों का जो फंक्शन है वो एकदम सेम रहता है, खाने को चबाना और खाने को पिसाई करना, बोले तो ग्राइंडिंग करने का काम। जैसे मिक्सी के अंदर काम होता है ना किसी भी चीज को ग्राइंडिंग करने का, वो ग्राइंडिंग करने का काम आपके प्रीमोलर का एंड मोलर, इन दोनों का फंक्शन एकदम सेम रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रीमोलर है एंड जो मोलर है इनका काम क्या रहता है? फूड को मस्टिकेट करने का, बोले तो फूड को चबाने का काम किसका रहता है? प्रीमोलर का एंड मोलर का रहता है। आप खाना भी खाते हो तो आगे वाले दांतों से थोड़े नहीं खाते हो, यहां पे लेके तो खाना खाते हो, तो यहां पे कौन से हैं? आपके प्रीमोलर एंड मोलर वाले दांत आ जाते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली दांत के बारे में। अब आगे बात करें तो आप ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमंस में आपने देखा होगा कि दांत है वो जीवन में 2 बार आते हैं। दांत कैसे आते हैं जीवन के अंदर? ह्यूमंस के अंदर 2 बार आते हैं। एक दांत तो कौन से होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, बोले तो अस्थायी दांत होते हैं। एक दांत कौन से होते हैं? परमानेंट होते हैं, बोले तो स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी की दांत की बात करें तो अस्थायी दांत आप जिस टाइम पे बच्चे होते हैं उस टाइम पे आते हैं, जिनको अपन दूध वाले दांत बोलते हैं। तो दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिल्की जो टिथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना मिल्की टिथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि ये पूछ लिया जाए कि परमानेंट दांत यानी स्थायी जो दांत है इनकी संख्या कितनी होती है, तो स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है आपके हाँ, स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? आपके 32 होती है। मतलब जो परमानेंट टीथ होता है, मतलब जिस टाइम पे आप अडल्ट हो जाते हैं, और जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने आते हैं? संख्या में 32 होते हैं। चलिए आगे बात करें थोड़ा सा इनका। अब जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला यदि फॉर्मूला देखो, एग्जामिनर आपको 2 तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। 2 तरीके से कंफ्यूजन की बात करें तो देखिए, मिल्की टीथ मान लीजिए या आप चाइल्ड मान लीजिए। पूछ लिया जाए कि भाई मिल्की टीथ हो गए या जो चाइल्ड हो गए, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, कि भाई जो डेंटल फॉर्मूला है इस डेंटल फॉर्मूला को लिखिए। अब वो डेंटल फॉर्मूला 2 तरीके से आ सकता है, या तो 1 to 1 आ जाएगा, 1 to 1 आ जाएगा, या फिर आपको 1 इस तरीके से आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको साथ में नहीं देखने को मिलेंगे, ये फॉर्मूले आपको अलग अलग है वो देखने को मिलेंगे। अब यदि अपन बात करें तो यहां पे आप देखिए 212 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2102 लिखा हुआ है। इनका यहाँ पे मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे ये जो 2 दांत है, क्योंकि अभी अपन ने बात किया कि जो आपके इनसिजर दांत हो गए, केनाइन वाले दांत हो गए, एंड मोलर के अंदर भी स्टार्टिंग वाले 2 दांत हो गए, ये आपके कौन से होते हैं? आपके आपके डाइफाइकोडोंट होते हैं। अपन ने देखा था ना कि मतलब जीवन में 1 से ज्यादा बार आते हैं, तो 1 से ज्यादा बार आते हैं, मतलब ये आपके कौन से होते हैं? दूध वाले दांत होते हैं। जैसे कि ये जो आपका जो जबड़ा है, इस जबड़े को यदि अपन ऐसे तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपके 2 वाले दांत हो गए, 2 दांत ही हो गए, तो 2 वाले कितने हो गए? आपके टोटल 4 हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूं, ये इंसिजर आ गए, ये केनाइन आ गए, ये आपके प्रीमोलर आ गए, ये आपके कौन से आ जाते हैं? मोलर वाले आ जाते हैं। ये बच्चे की अपन बात करें, मिल्की टीथ की बात करें, इंसिजर की बात करें तो इंसिजर के फॉर्मूले में 2 आ गया, केनाइन आपके कितने हैं? 1 है, प्रीमोलर आपके कितने हैं? 0 है, एंड मोलर आपके कितने हैं? 2 है, राइट। अब बात करें ये 2 तो कौन से आ गए? ऊपर वाले जबड़े के दांत आ गए 2, नीचे वाला भी जबड़ा है तो 2 नीचे वाले के हो गए। मतलब कितना कर देंगे? इसको इंटू कर देंगे अपन 4 से, इसको भी इंटू कर देंगे 4 से, इसको भी कर देंगे 4 से, एंड इसको भी कर देंगे 4 से। तो सीधी सी बात है 4 और ये 2 कितने हो गए? आपके 8 आ गए, ये आपके 4 आ गए, ये आपके 0 आ गए, और ये आपके कितने आ गए? 8 आ गए। मतलब ओवरऑल आपके दांत कितने आ गए भाई? 16 आपके क्या हो जाते हैं? दांत हो जाते हैं।
सॉरी, टोटल आपके कितने हो गए? 20 आपके कितने हो गए? दांत हो गए। टोटल आपके कितने हो गए? 20 आपके क्या आ जाते हैं यहाँ पर? दांत हो जाते हैं, जो किसके अंदर होते हैं? बच्चे के दूध वाले दांत होते हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है? डेंटल फॉर्मूला। ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, दोनों के दोनों। यहाँ पे ये दो का मतलब है इंसिजर आ गया, ये आपके कौन से आ गए? केनाइन वाले आ गए। ये आपका कौन सा आ गया? मोलर वाला आ गया। सेम टू सेम नीचे वाले हो गए। यहां पे बात करें तो ये आपका केनाइन आ गया, सॉरी ये आपका इंसिजर आ गया, ये एक है, ये आपका केनाइन आ गया, ये आपका प्रीमोलर आ गया, एंड ये आपका कौन सा आ जाता है? मोलर वाले आ जाते हैं। ये आपके क्या है? डेंटल फॉर्मूला आ जाता है किसका? बच्चे के दांत का, बोले तो मिल्की टीथ का, या बोले तो अपन चाइल्ड का। ठीक ऐसे ही परमानेंट टीथ की बात करें तो जो परमानेंट टीथ की यदि अपन बात करें, दांतों की बात करें, तो इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 2 1 2 3। ये वाला क्या आ जाता है? फॉर्मूला आ जाता है। ये यहाँ पे दो दो का, यहाँ पे देखिए दो लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की नहीं कर रहा। नीचे वाले की करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू 4 आ जाएगी। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे इन सीजर कितने हैं आपके? 2 आगे। एक आपका कौन सा आ जाता है? आपके केनाइन वाला आ जाता है। 2 आपके कौन से आ जाते हैं? प्री मोलर वाले आ जाते हैं। एंड 3 आपके कौन से आ जाते हैं? मोलर वाले दांत है, ये आ जाते हैं, जिनको क्या बोला जाए? अडल्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल्की टीथ नाम से भी आ सकता है, या चाइल्ड नाम से भी आ सकता है। यहाँ पर परमानेंट टीथ से भी आ सकता है, या अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आ सकता है। तो चाइल्ड का अडल्ट डेंटल फॉर्मूला आ जाए, या मिल्की टीथ का आपका फॉर्मूला आ जाए, तो आपको ये वाला मान लीजिए, या 1 ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए। ये आपका कौन सा होता है? मिल्की टीथ का होता है। ठीक ऐसे ही बात करें परमानेंट टीथ का या अडल्ट वाले टीथ का, तो याद रखना ये आपके किसका है? अडल्ट टीथ का, या जो आपके परमानेंट टीथ है, इनका क्या आ जाता है? डेंटल फॉर्मूला आ जाता है। इन दोनों डेंटल फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए आगे बात कर लें। तो देखिए ऐसे दांत क्या होते हैं? ऐसे दांत जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना टोटल 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं, बोले तो डाइफाइकोडोंट टीथ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 8 तो आपके कौन से होते हैं? नंबर में 8 तो आपके कौन से होते हैं? प्री मोलर वाले होते हैं। एंड जो आपका 3rd नंबर का जो मोलर था वो कितना होता है? आपका 4 आपके कौन से आगे? आपका जो 3rd नंबर का जो मोलर है वो कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। तो 8 और 4 टोटल कितने हो जाते हैं? आपके 12। मतलब 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। तो याद रखना आगे से इन 12 दांत का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार यदि ये दांत टूट गए तो वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। तो कभी किसी से भी झगड़ा करो तो याद रखना 12 दांत तो कौन से होने चाहिए? आपके प्री मोलर वाले होने चाहिए। एंड 4 दांत आपके कौन से होने चाहिए? लास्ट वाले मोलर वाले होने चाहिए। इन 12 दांतों को आज से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा करते टाइम पहले ही मुंह के दांतों में देख लेना कि कहां पे मोलर है, कहां पे प्री मोलर है। यहां पे मुंह का नहीं लगना चाहिए। ओके, कैनाइन इंसिजर पे लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिनों बाद में ये वापस आ जाएंगे। चलिए, तो वही चीज मैंने अभी बताई थी कि चूहे के जो आगे वाले दांत है वो कौन से आ जाते हैं? इंसिजर। चूहे या खरगोश ले लीजिए। इसके अलावा जो हाथी के आगे वाले दांत है जिनको टस्क एलिफेंटस बोला जाता है, वो भी कौन से? आपके इंसिजर वाले दांत आ जाते हैं। ये वापिस से वही मिलके फॉर्मूला आ गया, परमानेंट फॉर्मूला आ गया। तो ये चीज अपना क्या हो जाता है? आपका जो टीथ है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि फूड था पूरे माउथ के अंदर कैसे घुमा, कौन से दांत थे, कहां तक चला गया, वहां तक अपन ने कंप्लीट देख लिया। अब जो भी फूड अपन ने खाया वो आपके कहां तक आ गया है? ईसोफेगस वाली लाइन में आ गया है। अब जो आपके ईसोफेगस में आ गया, तो जो ईसोफेगस वाली लाइन है इसको याद रखना जीआई ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, या फूड पाइप के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीआई ट्रैक मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है इस नाम से जाना जाता है। और जो आपकी ईसोफेगस है, याद रखना ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, और ये आपका क्या करती है? जो माउथ है एंड जो स्टमक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? ईसोफेगस में। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी आ जाती है? ईसोफेगस वाली लाइन में।
चलिए आगे बात करें, इसकी लेंथ पूछ ली जाए तो याद रखना ऑलमोस्ट कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है इसकी लेंथ होती है। इंच में बात करें तो 10 इंच तक इसकी लेंथ होती है। अब एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि ईसोफेगस की जो लेंथ है वो हमेशा किस पे डिपेंड रहती है, कि उसकी इंसान की अगले की गर्दन कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी गर्दन रहेगी उतनी बड़ी ईसोफेगस की लेंथ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं डायनासोर का ले लूं, मैं आपके मतलब जो आपके जेब्रा वगैरह हो गए इनका एग्जांपल ले लूं, तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी गर्दन बड़ी होती है। ऊंट वगैरह हो गया तो इनकी गर्दन बड़ी है तो सीधी सी बात है इनकी ईसोफेगस भी बड़ी रहेगी। इंसानों में भी बात करें तो जिसकी गर्दन बड़ी है उसकी ईसोफेगस बड़ी है। मतलब ओवरऑल यदि कंक्लूजन निकालें तो जो ईसोफेगस की लेंथ है वो हमेशा किस पे डिपेंड रहती है, कि आपकी गर्दन की साइज कितनी है, गर्दन की लेंथ कितनी है। ये थोड़ा सा चीज आपको पता होना चाहिए बेसिक। आगे बात करें ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस क्या होता है कि ईसोफेगस ये मान लीजिए कि जो आपकी नेक है एंड थोरिक्स है एंड डायफ्राम है, इनसे होकर गुजरने वाला क्या होता है, एक पाथ होता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आई हुई है नीट में। अपन बात करें तो ये आपका कौन सा आ जाता है, स्टमक वाला पार्ट आ जाता है, राइट। अब देखिए स्टमक है, ये आपका कौन सा है, डायफ्राम वाला पार्ट, राइट। ये आपका क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका क्या है, स्टमक है। लेकिन ईसोफेगस तो यहां से होती हुई ऐसे जा रही है, तो आप सोचिए कि डायफ्राम पूरा का पूरा ऐसे है, लेकिन डायफ्राम के भी बीच में भी एक होल है जहां से होके क्या है आपकी ईसोफेगस जा रही है। ये जो आप होल देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक होल है बीच में, यहां तक डायफ्राम रुक गया फिर आगे आ गया। मतलब ये यहाँ पे जो होल है, इस होल को क्या बोला जाता है, हाइटस बोला जाता है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी ईसोफेगस पास आउट हो रही है डायफ्राम से होके, वहां पर एक होल प्रेजेंट होता है। इस होल को क्या बोला जाता है, हाइटस बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका डायफ्राम रहेगा, यहाँ पे ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर से होके जो ईसोफेगस वाली लाइन जाएगी, तो इस होल को क्या बोला जाता है, हाइटस बोला जाता है। वेरी वेरी हाइटस इसको बोला जाता है। डायफ्राम का जो होल होता है उसको हाइटस बोला जाता है। अब यदि अपन बात करें तो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवरी ग्लैंड या बोले तो किसी भी तरह की कोई भी ग्लैंड है, वो ग्लैंड ईसोफेगस में नहीं होती है। इसलिए ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसका बस काम इतना सा होता है कि फूड को क्या करती है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का, बोले तो एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जो फूड को यहां से यहां तक पहुंचा देगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहां पर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये आपकी ईसोफेगस थी ना, इस ईसोफेगस के अंदर भी कुछ इस तरह की क्या होती है, पेरिसाइसिस होता है। मतलब कोई भी चीज यदि आप खाते हो ना, तो ऐसे ईसोफेगस के अंदर की साइड में जो वॉल होती है इस तरह से घूमी हुई रहती है, ताकि जो फूड है इजीली अंदर से क्या होती है कि फूड को अंदर की साइड में से धकेलती रहती है। मतलब यहां पर क्या होती है, पेरिस्टाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपके ईसोफेगस में देखने को मिलती है। मतलब फूड आएगा ना तो वो जाते हुए दिखेगा, क्योंकि ये चिपकी हुई रहेगी, जैसे जैसे फूड आता रहेगा वैसे वैसे नीचे जाता रहेगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि माउथ के अंदर जो चीज अपन ने खाई है, मतलब जो रोटी का टुकड़ा आपने लिया था वहां तक तो फूड था, लेकिन जैसे ही वो माउथ में गया आपने उसको चबाया, उसमें सलाइवा मिक्स किया, अब वो फूड नहीं रहा है, अब उसका नाम चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलस क्या होता है, फूड एंड लार्वा, मतलब सलाइवा लार, मतलब फूड के अंदर जैसे ही लार मिल जाती है तो उसको बोलस बोलेंगे। तो याद रखना, जो अब आपके ईसोफेगस से जो चीज जाएगी, जो फूड जाएगा, उसको फूड नहीं बोल के अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। तो यहां से क्या जाएगा, बोलस ट्रांसपोर्ट होके कहां जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा। तो याद रखना, फूड नहीं जाता है ईसोफेगस से, आपके स्टमक में क्या जाता है, बोलस जाता है। बोलस क्या होता है, फूड एंड सलाइवा का जो मिक्सचर होता है, इसको क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बात पर लास्ट कर लेते हैं कि जो ईसोफेगस है इसका क्या फंक्शन होता है। ईसोफेगस के फंक्शन की बात करें तो इसका सीधा सा काम क्या हो गया कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, परिवहन करने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम रहता है। इसके अलावा जो ईसोफेगस होता है ये क्या करता है कि जो, क्योंकि सीधी सी बात, आपका जो स्टमक है, स्टमक में HCl है, तो HCl को भी वापस ऊपर नहीं आने देती है जो आपकी ईसोफेगस है। तो बोले तो स्टमक के HCl से अपन के जो शरीर
शरीर है इसको बचाने का भी ये काम करता है। इसके अलावा जो और आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाने का काम भी क्या है, इसोफेगस के द्वारा किया जाता है। और किसी भी चीज को निगलने में, स्वेल करने के अंदर भी क्या होता है, इसोफेगस का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपका कौन सा होता है, इसोफेरिंजियल हाइटस रहता है, जिसको जो क्या है डायफ्राम के बीच में एक होल रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा स्टार है वो लगा लीजिएगा। ये आपका क्या आ जाता है, यहां पर इसोफेगस आपका क्या हो गया भाई, कंप्लीट। इसोफेगस यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अभी तक अपन ने किन किन चीजों को कवर कर लिया, अभी तक अपन ने माउथ को देख लिया, ओरल कैविटी को, माउथ को देख लिया, ओरल कैविटी को देख लिया, फेरिंग्स को देख लिया, स्टमक को देख लिया। मतलब आज वाले लेक्चर्स के अंदर अपन ने 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को कंप्लीट कर लिया। इनके अंदर जो चीज आ गई आपकी, चाहे टंग आ गई, आपकी टीथ आ गए, हर एक चीज को अपन ने देख लिया। अब जो आगे रहेगा अपन उसके अंदर स्टमक को, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उनको कवर कर लेंगे। इसके बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट अपनी क्लासेस रहने वाली है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को हर एक जगह है ये जो वीडियो की लिंक है इसको शेयर कर दीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको अपन बना देंगे। पूरी की पूरी तैयारी एकदम इजीली, एकदम अच्छे तरीके से कीजिए। क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस रहेगी, हर एक चीज है वो अपन करके चलेंगे। और पूरी की पूरी जो सीट है वो सीट आपको दिलाने में अपन पूरा का पूरा योगदान रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यदि आपको डाउट रहता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।